नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए जाएंगे और साथ में जो ऐसे कमेंट्स थे जो कि करियर गाइडेंस से रिलेटेड थे तो उन पे वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। अहमद हसन जी हैं, इनका कमेंट है कि एसएससी CHSL से पोस्टल असिस्टेंट और वीडियो में से कौन सा बेहतर रहेगा बताएं, और CHSL की ज्वाइनिंग पहले आ जाए तो ज्वाइन करें या ना करें। तो हसन साहब देखिए, CHSL वाली जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और उसमें आपके ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आप उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं तो वीडियो की पोस्ट अच्छी रहेगी। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट में आपको इतने अधिकार नहीं मिलेंगे जितने कि आपको एक वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो जो है वो एक तरीके से ग्राम प्रधान का सचिव होता है, आप समझ सकते हैं। तो अधिकार क्षेत्र भी अच्छे हैं, थोड़ा हेडक इसके अंदर रहता है, मगर इसमें आपको जो है एक पावर मिलेगी और जो एक ग्रामीण समाज है उसमें जो लोग हैं उनकी एक तरीके से जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वयन आप ही के द्वारा जो है वहाँ पर करवाया जाएगा ज़मीनी स्तर पर। तो अब आप देखिए कि आपका नेचर किस तरीके का है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप चूज़ कीजिएगा। और ज्वाइनिंग अगर पहले आ जाए तो ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में छोड़ देना उस नौकरी को, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है, फर्स्ट ज्वाइनिंग, उसके बाद ये डिसीजन ले सकते हैं। अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज किशोर सिंह, इन्होंने पूछा है कि नौकरी बदलने पर पुराने इंक्रीमेंट में लाभ मिलेगा या नहीं यूपी गवर्नमेंट के मामले में। अब देखिए दोस्तों, वैसे अगर हम पे प्रोटेक्शन की बात करें और ये इंक्रीमेंट वाली बात करें तो अगर सेंटर टू सेंटर जाते हैं तो मिलता ही है, और स्टेट टू स्टेट होता है तब भी मिलता ही है। मगर अभी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अगर कोई सेंट्रल से स्टेट में आए, अब दोस्तों कम मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप 4200 ग्रेड पे में हैं, ठीक है, और 4200 ग्रेड पे में आपको 3 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, और आपकी जो नई नौकरी लगी है, कहीं और सिलेक्शन हुआ है, वो भी 4200 ग्रेड पे में है, तो ऐसी कंडीशन में तो वो आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे। मगर दोस्तों मान लीजिए आपका 4200 से 4600 ग्रेड पे में हो जाए, तो 4200 ग्रेड पे की जो बेसिक होती है वो होती है 35,400, और जो 4600 की होती है दोस्तों वो होती है 44,900। तो आपके जो 3 इंक्रीमेंट हैं तब भी आपकी जो बेसिक है वो कम हो रही है 44,900 से, ठीक है। तो जब भी आपका हायर ग्रेड पे में होगा तो आपको मतलब उसका कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपका जो क्वेरी है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर रश्मि वर्मा जी पूछती हैं कि सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ग्रुप C की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इस साल। देखिए, अब इस साल के बारे में क्या कहा जाए, मगर वैकेंसी तो आनी है, मगर बिल्कुल कंफर्म तो नहीं कह सकते इस बात पे कि इसी साल आएंगी, क्योंकि स्थिति जैसे जैसे बदल रही है, रोज़ जो है नए ऐलान हो रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें, जैसे ही कोई न्यूज़ होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराऊंगा। फिर है अमित मौर्य जी। अमित मौर्य जी ने कहा है कि देयर इज़ एनी चांस ऑफ UPPCL RO इन 2020। दोस्तों, यदि स्थिति सामान्य होती है और जैसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके परीक्षाएं भी आयोजित कराई जाएंगी, जैसे कि आपको पता होगा नीट की परीक्षा के लिए जुलाई की डेट आ गई है, तो UPPCL ने, आपको पता होगा कि टेंडर तो फ्लोट किया था मगर कैंसिल करना पड़ा, मगर जल्दी ही दोबारा से जो है टेंडर प्रोसेस चालू होगा। और ये जो वैकेंसी है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट की हो या ARO की हो, UPPCL में कभी भी RO की वैकेंसी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ ARO की आती है। RO की जो पोस्ट है दोस्तों वो प्रमोशनल है, ठीक है। तो ARO की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, मगर वैकेंसी UPPCL में ज़्यादा नहीं आती हैं, तो कम ही आएंगी, और इसीलिए उसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा भी जाती है। अगला जो कमेंट है वो है UPSC, अच्छा UPPSC लिखना चाह रहे होंगे आप, RO में इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। देखिए दोस्तों, चाहे वो UPPSC का RO हो या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO हो, दोनों में से किसी में भी इंटरव्यू नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो रिटन के नंबर हैं उसी के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मुझे लगता है कि 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरियों में बिना इंटरव्यू के काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं ये। और विजय सक्सेना जी ने पूछा है कि
अब सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, आने के क्या चांस हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 69,000 जो भर्ती है वो अब कंप्लीट होंगी जल्दी ही, और उसके बाद में टीचर में दोस्तों अभी वैकेंसी बहुत सी खाली हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है बीएड कर रखा है, टेट क्वालिफाई कर रखा है आपने, तो सुपर टेट के लिए आप तैयारी अच्छी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यदि आपने बीएड किया होगा तो मुझे लगता है कि आपने बीईओ का भी फॉर्म डाला होगा। जिन लोगों ने बीएड किया है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा और इसके लिए भी तैयारी जरूर कीजिएगा। राजीव पाल ये पूछते हैं यूपी लेखपाल की सैलरी एंड मेडिकल अलाउंसेस के बारे में बताएं। दोस्तों मैंने कई लेखपाल के इंटरव्यू लिए हैं अपने चैनल पर और उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें जाइएगा, जॉब प्रोफाइल, और वहाँ पर 2-3 लेखपाल हैं, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व, दोनों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं। तो वहाँ पर अब पूरा डिटेल में मैंने बात की है, सैलरी के बारे में, मेडिकल अलाउंसेस के बारे में, जॉब प्रोफाइल क्या है, यह सारी जानकारी आपको जो है उन वीडियोज़ में मिल जाएगी। ठीक है राजीव पाल जी, आप वहाँ से देख लेना। लुबना उस्मानी जी, इन्होंने कहा है कि अगर फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं है पर बाद में बनवा लिया जाए तो अभिलेख सत्यापन के समय का बना है, तो क्या सत्यापन में दिक्कत हो सकती है और नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। नौकरी तो नहीं, पहले अभी तो नौकरी मिली ही नहीं है, सत्यापन की बात करते हैं पहले तो सत्यापन में देखिए, अगर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पहले के होने चाहिए तो होने ही चाहिए वहाँ पर। मगर ईडब्ल्यूएस में जैसे रेलवे में छूट दी गई थी कि मान लीजिए अभी आपका नहीं बना है तो आप आगे बनवा सकते हैं। ठीक है, मगर आपके पहले के बने हुए होने चाहिए, तभी जो है वो मान्य करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि जाति का प्रमाण पत्र है, अब देखिए जाति प्रमाण पत्र आपका मुझे लगता है कि अगर आप बाद में भी बनवाएंगे वो चल जाएगा। उसका कारण ये है कि जाति ऐसा तो है नहीं कि ये बदल जाती है कि 5 साल पहले आप किसी और जाति के थे और आप किसी और के हो गए, है ना। निवास प्रमाण पत्र में ये हो सकता है कि भाई पहले आप दिल्ली के रहने वाले थे, बाद में आप उत्तर प्रदेश में रहने लगे। ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों ये हो सकता है कि आपका पहले फाइनेंशियली जो है वो बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, फिर बाद में ठीक हो गया। तो ये, मगर जो जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र में दोस्तों ऐसा नहीं होता कि 5 साल पहले आप किसी और जाति के थे और आप किसी और के हो गए और 5 साल बाद किसी और के हो जाएंगे, है ना। तो जाति प्रमाण पत्र में मुझे लगता है कि क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी होता है, कई बार आप देखेंगे ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास लेटर आता है उसमें कहते हैं लेटेस्ट आप डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। ठीक है, तो लेटेस्ट वाले में जो है, और जो उनका प्रारूप होता है, कई बार जो है आपको प्रारूप भी मिलता है अलग से कि इस फॉर्मेट में बनवा के लाइए। ठीक है, बाकी निवास प्रमाण पत्र में जो है आपका पुराना ही मान्य होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, बाकी हो सकता है। और दोस्तों किस तरीके से आप घर बैठे ये सब बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिस पे आप घर बैठे सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और आपका ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दूसरा पॉइंट और है कि फॉर्म भरते समय अगर पते में कोई शब्द की गलती हो जाए तो क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए, अब हो गई है तो क्या कर सकते हैं। इसमें यही है कि बाद में जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह जब भरा जाता है फाइनल नौकरी के समय पर, तब जो है आप वहाँ पर अपना ये ठीक कर सकते हैं एड्रेस, और साथ में एफिडेविट दे सकते हैं उस समय पर। बस यही उपचार है इन सब चीज़ों का। अगला जो कमेंट है वो है श्याम शुक्ला इंडिया। इन्होंने कहा है सर यूपीएसआई की वैकेंसी जो कोविड-19 की वजह से लेट हो गई हैं उसमें क्या कोई एज रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैटेगरी को लेट होने की वजह से। अच्छा हाँ, अच्छा दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से लेट हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है। अब आपको भी पता होगा यूपीएसआई की भर्ती की कहानी कब से चल रही है, अभी से नहीं चली है कि कोविड-19 जब से आया है, ये तो 2 साल से चल रही है कम से कम, मगर नहीं आ रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब या तो नोटिफिकेशन आ जाता पहले और फिर उसके बाद जो डिले होगी तो एज में पुरानी वाली मानी जाती है, मगर जब वो चीज़ अभी तक वजूद में आई ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन आया ही नहीं है इसका, तो किस बेस पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है।
फिर शाहरुख खान हैं, ये पूछते हैं कि यूपीपीएससी में कौन सी पोस्ट का ट्रांसफ़र नहीं होता बता दीजिए, और क्या नायब तहसीलदार में ट्रांसफरेबल जॉब है। देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस की जितनी भी पोस्टें हैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं, और उन सब में ट्रांसफ़र होता ही है। आपको पता ही है दोस्तों, जब भी ज़िले में कोई बात होती है तो सबसे पहले वहाँ के एसएसपी या फिर डीएम, इन सब लोगों का ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब काफ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आप पीसीएस जैसी मतलब क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं और पोस्ट पा रहे हैं, तो आप ट्रांसफ़र के लिए तो तैयार रहा करें, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफ़र जरूर होगा। मगर बात ये करते हैं, अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। देखिए, मैंने आपका सवाल को शामिल कर लिया। देखिए दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मैं उनके सवालों को पिकअप नहीं कर पाता हूँ। कई बार तो सवाल ही इस तरीके के होते हैं कि उनका आंसर क्या दिया जाए, है ना। और बाकी जो है जिनके बड़े कमेंट्स होते हैं उन पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ यदि वो जनहित में होते हैं, और इसके अलावा मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। बस मेरी थोड़ी परिस्थिति भी आप समझा करें। इसके अलावा यहीं पर एक छुपा हुआ है इनका, जो मोहम्मद हनीफ साहब हैं, कि आरओ की न्यू वैकेंसी कब तक आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरओ की जो पोस्ट है वो नॉट ट्रांसफरेबल है। सबसे अच्छी बात यह है, यानी कि जो लखनऊ के या लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये नौकरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक तो ग्रेड पे अच्छा, ऊपर से इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर, और ट्रांसफ़र भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नौकरी के अंदर मिल जाएंगी। फिर हैं शिखर शर्मा जी, इन्होंने कहा है कि मैंने आपसे कई बार पूछा है पर आप बताते नहीं। देखिए, सभी लोगों की ये शिकायत रहती है दोस्तों, तो मैं आपसे बस तहे दिल से माफ़ी चाह सकता हूं और कहूँगा कि आने वाले समय में ज़रूर आपके कमेंट शामिल करूँगा। यूपी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आएगी? आएगी भी तो पॉसिबल क्या है? देखिए दोस्तों, जो भी लोग स्टेनो सीखने वाले हैं उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपी की भर्ती पर डिपेंडेंट ना रहें। आप अगर एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि एसएससी में 100 नंबर की इंग्लिश आती है, एसएससी में करेंगे, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी दोस्तों हर साल आती है, ठीक है। मगर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि हर साल स्टेनो की वैकेंसी कोई ना कोई आएगी ही आएगी। तो आप एसएससी को फोकस से करके जो है तैयारी करें अपनी, और यहाँ पर जो है जब यूपी में आएगी तो यूपी के लिए भी हो जाएगी, है ना। वैसे स्टेनो वालों के लिए एक एपीएस की वैकेंसी है, समाचार पत्रों में काफ़ी सुना था इसके बारे में कि आने वाली है, पद खाली है। तो हो सकता है कि एपीएस के भी पद आपको देखने को मिले, उसमें भी स्टेनोग्राफर मांगी जाती है, और वो तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ठीक है शिखर शर्मा जी, या ऐसे लोग जो भी स्टेनो इस समय सीख रहे हैं। फिर सुनील यादव जी कहते हैं ओ लेवल से संबंधित जॉब के बारे में बताएं। ठीक है, तो ओ लेवल वाले पे तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेडली कौन कौन सी नौकरियों में आपके काम देगा ओ लेवल, ट्रिपल सी, इस तरीके के जो भी डिप्लोमा है और उनसे संबंधित जो नौकरी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी अभी भी रह गई है तो लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।